नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले पार्ट वन में हमने समानता का अधिकार पढ़ा था। अब उसका दूसरा पार्ट आ चुका है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ये दूसरा अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 19 है उसमें भी जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो पहले 7 थे पर एक ख़त्म कर दिया गया। तो अब स्वतंत्रता के अधिकार 19 में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को ख़त्म किया गया, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों ख़त्म किया गया, और मैं ये भी याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसे क्रमवाइज याद कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या अनुच्छेद 19 ए में है। तो बोलने की स्वतंत्रता यानी कि जो हम मीडिया देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 19 ए के तहत ही आती है। तो 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता। अब आज आप देखते होंगे एक हवाई चप्पल पहना हुआ इंसान भी हवाई जहाज में बैठे हुए मंत्री को कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसे बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये हमें कहाँ से मिली है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 ए के तहत ही हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली है। 19 बी में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19 डी में क्या है? देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 सी में क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 एफ में क्या है? क्या था? संपत्ति का अधिकार। ये हमारे पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 19 जी में क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, पर अभी आप देख लीजिए, ये है 19 ए से लेकर 19 जी तक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में है। तो ये जो 19 एफ संपत्ति का अधिकार, इसे ख़त्म कर दिया गया। और हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑप्शन भी दिए होते हैं, ऑप्शन डी, एफ, जी, इसमें कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार ख़त्म कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार ख़त्म कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार क्यों कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार हमसे छीन नहीं सकती, पर कानूनी अधिकार को सरकार हमसे छीन सकती है। तो जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मतलब मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण से, कि जैसे सरकार को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना होता था, मतलब कि कोई सड़क बनाना होता था, कंस्ट्रक्शन का काम करना होता था, पुल बनाना होता है, कोई एक्सप्रेस वे बनाना है, तो वहाँ पर जो हमारी ज़मीनें होती थी, सरकार क्या करती है? हमसे हमारी ज़मीनें ले लेती है। जहाँ पर भी सड़क का निर्माण होता है उसके बदले में हमें मुआवजा देती है। तो जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तब सरकार हमसे वो ज़मीन नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार हैं, उसे सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। पर जब बाद में उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया तो सरकार हमसे छीन सकती है, पर बदले में सरकार क्या करती है? हमें मुआवजा दे देती है। जब मौलिक अधिकार था तो सरकार उसे छीन नहीं सकती थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं ये जो क्रम है, इसे क्रमवाइज कैसे याद करेंगे। तो इसे 19 ए से लेकर 19 जी तक मैं आपको बताऊंगा कि क्रमवाइज इसे याद कैसे करेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहानी की तरह बताया था इससे पिछले पार्ट में, इसी प्रकार इसे भी कहानी की तरह आप सुनिए। तो इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहा गया कि मान लो आपको कोई भी तकलीफ़ है, अब इसे कहानी की तरह समझिए। आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप बोलेंगे, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, तो आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। पहले आप बोलेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो आप एक सभा भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे, सभा में भी आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो आप एक संगठन यानी कि संघ बनाएंगे, संघ बनाकर अपनी बात को रखेंगे।
अब आपकी बात मान लीजिए एक राज्य में आप कह रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप दूसरे देश में भी, दूसरे राज्य में भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। आप देख लेना कितने क्रम वाइज संविधान को बनाया गया है। पहले तो आप बोले हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, फिर आप सभा करेंगे, सभा के बाद आपकी सभा में भी बात नहीं सुनी जा रही है तो एक संघ बनाएंगे, और संघ बनाकर जब आपकी एक राज्य में प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आप दूसरे राज्य में भी आवागमन कर सकते हैं। जब आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर निवास करना पड़ेगा। आपको तो बसने की स्वतंत्रता है, तो दूसरे राज्य में जाओगे वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता है। तो जब आप दूसरे राज्य में जाओगे तो वहाँ पर तो आपको कमाना भी पड़ेगा, तो आपको व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। तो देख लीजिए कैसे क्रम बाय जैसे कहानी की तरह आप इसे याद रख सकते हैं। पहले आप बोलेंगे आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था, आप सभा करेंगे, सभा में भी आपकी बात नहीं सुनी तो आप एक संगठन बनाएंगे, तो एक राज्य में आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो दूसरे राज्य में आवागमन करेंगे, दूसरे राज्य में जब आवागमन करेंगे तो वहाँ पर बसना पड़ेगा, तो बसने के लिए वहाँ पर निवास करेंगे, जब आप निवास करेंगे तो आपको वहाँ कमाना भी पड़ेगा, तो व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार कहानी से आप अनुच्छेद ए से लेकर जी तक याद रख सकते हैं। तो बीच में और पहले भी मैंने आपको बताया कि 19F जो है वो फॉल्स है, यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको अनुच्छेद 19 याद हो गया होगा। तो अनुच्छेद 19 के बाद क्या है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए उस समय आपके पास क्या अधिकार है, यह इसमें वर्णन है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, एक अपराध की एक सजा। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, उस अपराध की आपने सजा भुगत ली, उसके बाद आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया या अपराध किया, उस पर मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद क्या होगा, मुकदमा चल ही रहा था कि कानून में संशोधन हो गया, वो जो सज़ा थी थोड़ी सख्त हो गई, कानून थोड़ा सख्त हो गया, पर आपको जब सज़ा सुनाई जाएगी तो जब आपने अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी के तहत सज़ा सुनाई जाएगी, कि जो संशोधन हुआ उस कानून के तहत। तो याद रखिएगा अपराध करते समय जो कानून बना उसी के तहत सजा होगी। तीसरा पॉइंट है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपको खुद के खिलाफ, मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तो ये तीनों पॉइंट हैं, याद रखिएगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, पर कानूनी सीमा के अंदर उसे पूरा जीवन जीने का अधिकार है, उससे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सुसाइड भी करता है, अगर वो सुसाइड कर ले फिर तो बात ही अलग है। अगर सुसाइड करते वक्त अगर वो बच जाए, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। आप अपनी ज़िंदगी खुद भी छीन नहीं सकते हैं, ये अनुच्छेद 21 कहता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के बाद है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शिक्षा का अधिकार 21A में है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। तो आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो ये प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये प्रावधान है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी में संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट हैं, अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो आपको अपराध करने के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये हम दोनों देखेंगे। तो अपराध के बाद पहले देखते हैं कि अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाए तो उस समय आपके पास क्या क्या राइट्स हैं।
जिसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और पुलिस आपके पास आई, तो इस समय आपके पास क्या क्या अधिकार हैं? तो सबसे पहला अधिकार है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो आप पुलिस से वरिष्ठ मांग सकते हैं, वारंट मांग सकते हैं कि हमें किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है, इसका कारण पूछ सकते हैं। पर आपने अगर मान लीजिए बहुत ही कोई संगीन जुर्म किया है, उस समय पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी। पर आपने कोई छोटा मोटा जुर्म किया है तो आपको वारंट दिखाया जाएगा कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया, तो उसे क्या करना होगा? 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश करना पड़ेगा। ये आपका अधिकार है। तो मान लीजिए वो आपको जज के सामने ले गए, तो जज आपसे पूछेगा कि आपको कोई बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है? अगर आप बेगुनाही का सबूत दे देते हैं तो जज आपको छोड़ देगा। नहीं दे पाओगे तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, वरना आप एक वकील रख सकते हैं कि आपको क्या पता है कि क्या क्या करना है, तो वकील आपको सलाह देगा। आपके पास 3 अधिकार हैं। पहला तो आप एक कारण पूछ सकते हैं हिरासत में लेने का, दूसरा 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा, और तीसरा क्या है, यहाँ हम अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं कि ये हुआ दंडात्मक विरोध, यानी अपराध करने के बाद आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपराध के पहले, यानी कि पुलिस आपको अपराध के पहले गिरफ्तार कर सकती है। इसे कहते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उस समय आपको कोई वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी धारा 370 हटी, वहाँ पर जो कुछ नेता थे, तो सरकार ने क्या किया, जब धारा 370 हटाई उसके पहले ही उन लोगों को, वहाँ के जो नेता थे उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। तो किस कानून के तहत किया? इसी निवारक निरोध के तहत, क्योंकि उन्होंने अभी कोई अपराध नहीं किया था, परंतु अपराध करने से पहले ही उनको नज़रबंद कर दिया गया, उन्होंने गिरफ्त में लिया गया। उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अभी कोई अपराध नहीं किया। पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए तो वो भड़काऊ भाषण देते, वहाँ के लोगों को भड़काते, इसलिए सरकार ने निवारण निरोध कानून का इस्तेमाल किया और ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक कारावार भी रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, जज के सामने 24 घंटे तक पेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे 3 महीने तक कारावास में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ, इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हम अगले पार्ट में तैयार करेंगे।